हेलो दोस्तों, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन सी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, हाई स्कूल जी विज्ञान भाग 2 है, यानी कि बायोलॉजी का है, क्लास 10th के लिए है। हम लोग क्वेश्चन आंसर का सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। जैव प्रकर्मण के पोषण में हम लोग जैव प्रकर्मण के श्वसन में करेंगे उसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ तो एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। तो देरी न करते हुए चलते हैं चैप्टर की ओर। दूसरा चैप्टर क्या है जो देखते हैं। दूसरा चैप्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा चैप्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितने हैं। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीजन क्या क्या होंगे, जो है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, जैव कोशिकाओं के रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है, इस सब का उत्तर हम लोग देंगे। तो देर न करते हैं, चलते हैं प्रश्न की ओर। जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं प्रश्न को पहले से ही टाइप करा के रखे हुए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो क्या चीज़ करने में। तो सर क्या चीज़ करने में कोई दिक्कत ना हो, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देरी नहीं करते हैं, चलते हैं अध्याय 2 श्वसन में चलते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या करा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहता है, अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। कह रहा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा ऑक्सी श्वसन कहते हैं। कौन श्वसन कहते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन, और अनुपस्थिति में अनॉक्सीकरण श्वसन कहते हैं। प्रश्न संख्या 3, जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कहलाता है। जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कहलाता है एटीपी। क्या कहलाता है, एटीपी कहलाता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न तो यानी कि शॉर्ट एकदम इसका आंसर होता है। क्वेश्चन 4, कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं, कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं। तब उत्तर हो जाएगा जैव ऊर्जा के उत्पादक के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करता है। जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करता है। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। ग्लूकोज को कौन ईंधन कहा जाता है, कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। चलते प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5 में क्या कह रहा है, 5 में कह रहा है संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरणों के नाम लिखे। संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरणों के नाम लिखे। पहला हो जाएगा प्रवास, दूसरा हो जाएगा उच्छ्वास हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है, श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। तो उत्तर हो जाएगा ऊर्जा के उत्पादन हेतु जीवों के लिए श्वसन आवश्यक है। ऊर्जा के उत्पादन हेतु जीवों के लिए श्वसन तो बहुत क्या है, उपयोगी है। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। क्या करा 7 में, श्वसन की प्रक्रिया में उत्पोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है। श्वसन की प्रक्रिया में उत्पोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है। तो उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या श्वसन की प्रक्रिया में उत्पोद के रूप में क्या उत्पन्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 8 करा श्वसन को 2 चरणों में किस आधार पर बांटा गया है। श्वसन को 2 चरणों में किस आधार पर बांटा गया। तो उत्तर हो जाएगा अवायवीय श्वसन, दूसरा हो जाएगा वायवीय, यानी कि श्वसन को 2 चरणों में अवायवीय और वायवीय के आधार पर बांटा गया है। इसी को इंग्लिश में एनारोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। प्रश्न संख्या 9,
अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? जो देखिए कह रहा है उत्तर, यह श्वसन प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। यह श्वसन प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। जीवाणु और ईस्ट इस क्रिया में श्वसन करते हैं। इस प्रक्रिया में एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या कितना? 10। क्या करा प्रश्न संख्या 10? करा वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है? वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है? उत्तर, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का पूर्ण विखंडन होता है एवं यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और यह क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्वेश्चन नंबर 11, पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? तो पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण वायवीय श्वसन में होता है। कौन श्वसन में होता है जी? तो वायवीय श्वसन में। प्रश्न संख्या 12, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों में होता है? पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों में होता है? उत्तर हो जाएगा, शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया में होता है। शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया में होता है। प्रश्न संख्या 13, क्या करा प्रश्न संख्या 13? पौधों में गैसों का विनिमय क्रिया किससे होता है? पौधों में गैसों का विनिमय क्रिया किससे होता है? उत्तर हो जाएगा, पौधों में गैसों का विनिमय क्रिया श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण से होता है। किसके द्वारा होता है? श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन सी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, बायोलॉजी के क्वेश्चन साथ में हैं, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। प्रश्न संख्या 14, अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है? अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर के कौन सी संरचना के माध्यम से होता है? उत्तर, कोशिकीय झिल्ली संरचना के माध्यम से होता है। किसके संरचना के माध्यम से होता है? तो कोशिकीय झिल्ली संरचना के माध्यम से होता है। प्रश्न संख्या 15, मछली के श्वसन अंग का नाम लिखें। मछली के श्वसन अंग का नाम क्या है? गलफड़ा, जिसको गिल्स कहते हैं। इसको गिल्स आप भी लिख सकते हैं न, गलफड़ा यानी कि गिल्स। प्रश्न संख्या 16, क्या करा प्रश्न संख्या 16? जो देखते हैं प्रश्न संख्या 16 करा, स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसनांग के नाम लिखें। स्थलीय कीट और मनुष्य के श्वसनांग का नाम लिखें। स्थलीय कीट के श्वसनांग श्वास नली तथा मनुष्य के श्वसन अंग नासिका छिद्र, श्वास नली एवं फेफड़ा है। यहाँ श्वास नली की जगह पर क्या ट्रैकिया लिख सकते हैं। इसके क्या होता है? श्वास नली, इंग्लिश में ट्रैकिया कहते हैं। श्वास नली को ही क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 17, स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है? स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है? उत्तर हो जाएगा, स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार श्वास नलिया या ट्रैकिया कहला जाता है। वह श्वास नली यहाँ पर आपको बताएं, इसी को क्या कहते हैं? श्वास नली कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे? ट्रैकिया इंग्लिश में कह देंगे। या ट्रैकिया भी नॉर्मल भाषा में लिखा रहता है सभी भाषा में, ट्रैकिया। तो आपको यहाँ कुछ लग रहा है कि नहीं श्वास नली लिखे ट्रैकिया, तो यह वाला ट्रैकिया आप लिख सकते हैं श्वास नली के स्थान पर। प्रश्न संख्या 18, क्या करा प्रश्न संख्या 18? वर्टिब्रेटा के 2 ऐसे वर्गों के नाम लिखे जिनमें श्वसन केवल फेफड़े में होता है। वर्टिब्रेटा के 2 ऐसे स्थल के नाम लिखे जिसमें श्वसन फेफड़े में होता है। पहला हो जाएगा रेप्टिलिया और मैमेलिया। यहाँ रेप्टिलिया और मैमेलिया। प्रश्न संख्या 19, मनुष्य में श्वसन क्रिया के
प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखें। मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखें। तो उत्तर हो जाएगा मनुष्य में नासिक छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन अंग कहलाती है। मनुष्य में नासिक छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया और फेफड़ा मिलकर कौन अंग कहलाती है? श्वसन अंग कहलाती है। प्रश्न संख्या 20 की ओर चलते हैं। 20 क्या कर रहा है? फेफड़ा द्वारा श्वसन किन दो क्रिया से पूर्ण होती है? फेफड़ा द्वारा श्वसन किन दो क्रिया से पूर्ण होती है? तो क्या उत्तर हो जाएगा फेफड़ा द्वारा श्वसन पश्चात तथा उस उच्छ्वास क्रियाओं से पूर्ण होती है। श्वसन पश्चात और उच्छ्वास के द्वारा क्लियर होती है। क्वेश्चन 21 कह रहा है पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा था? तो उत्तर हो जाएगा ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा। पचे हुए भोजन के ऊर्जा का उत्पादन ऑक्सीकरण क्रिया से होता है। प्रश्न संख्या 22 ईस्ट में पाइरूवेट में इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है? ईस्ट में पाइरूवेट में इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है? तो उत्तर हो जाएगा किण्वन क्रिया द्वारा। कौन क्रिया द्वारा? तो किण्वन क्रिया द्वारा क्या होता है? बनता है। प्रश्न संख्या 23 ज़्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियां में क्रैम्प किस यौगिक के निर्माण से होता? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के निर्माण के कारण होता है। ज़्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियां में क्रैप्स क्रिया यौगिक के निर्माण से होता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के निर्माण के कारण से होता है। क्वेश्चन 24 कह श्वसन के प्रथम चरण में बने पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? श्वसन के प्रथम चरण में बने पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो उत्तर हो जाएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। श्वसन के प्रथम चरण में पाइरूवेट का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया में। प्रश्न संख्या 25 ग्रसनली कंठद्वार के नीचे कहाँ खुलती है? नीचे कहाँ खुलती है? तो उत्तर हो जाएगा स्वस्थ यंत्र या लैरिक्स। लैरिक्स को हिंदी में स्वस्थ यंत्र कहते हैं, निकाय में लैरिक्स में खुलती है। प्रश्न संख्या 26 प्रत्येक श्वसन फेफड़े में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनता है? तो प्रत्येक श्वसन फेफड़े में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनता है? वायुकोष्ठिकाएं बहनाएँ बनती हैं। क्या बनती है? वायुकोष्ठिकी बहनाएँ बनती है। प्रश्न संख्या 27 कह मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित हो रहता है? मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है? उत्तर हो जाएगा बच्छ गुहा में। मनुष्य के शरीर में फेफड़ा बच्छ गुहा में अवस्थित रहता है। प्रश्न संख्या 28 बच्छ गुहा से पश्च भाग में अवस्थित एक गुंबद, बच्छ गुहा के पश्च भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार के संरचना को क्या कहते हैं? बच्छ गुहा में पश्चात अवस्थित एक गुंबद के आकार की संरचना को क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम नहीं, गलत लिखा हुआ, डायफ्राम। क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। यहाँ पर क्या की जगह पर डायफ्राम हो, फ्राम हो, डायफ्राम कहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है? तो हीमोग्लोबिन रुधिर में होता है यानी खून में होता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, पारस में तो बनेगा यहीं से। कौनटेसी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहले बात है चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न संख्या देखते हैं 29 की ओर। क्या करा प्रश्न संख्या 29 में? तो कह रहा सर प्रश्न संख्या 28 करा, 29 नहीं 27 हुआ तो 28 होगा। 28 में कह रहा है बच्छ गुहा के पश्च भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार की संरचना क्या कहलाती है? बच्छ गुहा के पश्चात में अवस्थित एक गुंबद के आकार की संरचना क्या कहलाती है? यहाँ पे डायफ्राम कहलाता है। ये तो हो गया था 29, डायफ्राम कहलाता है। 29 तक हो गया था। 30 में चलते हैं। एक ही क्वेश्चन टाइप हो ले दो बार। रक्त के फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड का बची हवा के साथ निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? उच्च
श्वास कहलाता है, उच्च श्वास कहलाता है बैठने की क्रिया को। 31 में करा श्वासोच्छ्वास का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो श्वासोच्छ्वास का नियंत्रण फेफड़ा से होता है। श्वासोच्छ्वास का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो श्वासोच्छ्वास का नियंत्रण फेफड़ा से होता है। क्वेश्चन नंबर 32 अति लघु उत्तरी के लास्ट प्रश्न। श्वसन केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित रहता है? श्वसन केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित रहता है? नासिक छिद्र में। कौन छिद्र? श्वसन केंद्र मस्तिष्क के किस नासिक छिद्र में अवस्थित रहता है? कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है? क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन से पीटी से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आगे चलते हैं हम लोग अति लघु उत्तरी तो हो गया, लघु उत्तरी प्रश्न की ओर। लघु उत्तरी प्रश्न के पहला प्रश्न करा श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है? तो उत्तर हो जाएगा श्वसन को भोजन से आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन को सजीवों को भोजन से आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। पचे हुए भोजन पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले अवायवीय ऑक्सीकरण में काफ़ी कम ऊर्जा मुक्त होता है। अवायवीय ऑक्सीकरण में काफ़ी कम ऊर्जा मुक्त होता है। शरीर को पोषण के साथ साथ ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। सजीवों के रक्त परिसंचरण तंत्र में ऑक्सीजन अनिवार्य है। सजीवों के रक्त परिसंचरण तंत्र में ऑक्सीजन अनिवार्य है। शरीर को यह ऑक्सीजन श्वसन से ही प्राप्त होता है। सजीवों को यह शरीर को यह ऑक्सीजन श्वसन से ही प्राप्त होता है। सामान्यतः ऑक्सीजन ग्रहण करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया सांस लेना है। अर्थात बृहद रूप में श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं में शामिल है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस कारण श्वसन अनिवार्य है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन से पीटीसी। प्रश्न संख्या देखिए क्या करा 2। प्रश्न संख्या 2 क्या करा? श्वसन की परिभाषा लिखें। उत्तर श्वसन सजीवों के अति अनिवार्य प्रक्रिया है। इसमें ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है। श्वसन वैसी प्रक्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं। श्वसन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति करके जैव ऊर्जा एटीपी का उत्पादन किया जाता है तथा इस क्रिया से उत्पन्न CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिकाओं से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन सी पीटीसी। ये था प्रश्न संख्या 2 का आंसर। चलते प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा संपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया को समीकरण में दर्शाएं। उत्तर श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। इसके निम्न समीकरण हैं। कौन समीकरण है? C6H12O6 प्लस 6CO2 एरो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है तथा सह उत्पादन के रूप में कार्बन, यहाँ पर कार्बन लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल निकलता है। प्रश्न संख्या कितना? 4 में क्या करा? प्रश्न संख्या 4 जो देखते हैं।
प्रश्न संख्या 4 कह रहा ग्लूकोज के आर्थिक ऑक्सीकरण से किन 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 यौगिक का निर्माण होता है। ग्लूकोज के आर्थिक ऑक्सीकरण से किन किन यौगिक का निर्माण होता है। उत्तर, ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से 2 अणु पाइरूवेट, 3 कार्बन अणु इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल H2O का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 5 कर लगातार दौड़ने से व्यक्ति की पेशियों में दर्द क्यों होता है। लगातार दौड़ने से व्यक्ति की पेशियों में दर्द क्यों होता है। उत्तर, लगातार दौड़ने से हमारे शरीर से ऊर्जा का खपत अधिक होता है। इस दौरान ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में घट जाती है, घट जाती है। ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पाइरूवेट, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यह लैक्टिक अम्ल अधिक मात्रा में हमारी पेशियों में संचित हो जाती है। इस कारण हमारी पेशियों में दर्द होने लगता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा पीटीसी से ही। चलते प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 क्या करा जो देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 कर रहा है किण्वन किस प्रकार का श्वसन है, यह कहाँ होता है। उत्तर, किण्वन एक अवायवीय श्वसन है। इसमें पाइरूवेट का 2 अणु बनता है। यहाँ की कोशिका द्रव में होता है। इसका प्रत्येक चरण विशिष्ट एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होता है। इसका प्रत्येक चरण विशिष्ट एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होता है। किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। यह क्रिया ईस्ट में होती है। यह क्रिया कहाँ होती है, ईस्ट में होती है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन सी, पीटीसी। प्रश्न संख्या 7 क्या करा साहब, करा श्वासन नली या ट्रैकिया क्या है। श्वासन नली या ट्रैकिया क्या है। श्वासन नली या ट्रैकिया द्वारा श्वसन कीटों तथा टिड्डा तथा तिलचट्टा में होता है। ट्रैकिया शरीर में भीतर स्थित अत्यंत सौखित हवा भरी नलिकाएं हैं जो एक और सीधे ऊतकों के संपर्क में होती है तथा दूसरी ओर शरीर की सतह पर श्वास रंध्र नामक छिद्र के द्वारा खुलती है। यह कीट का श्वसन अंग है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। कौन लड़ है तो क्लियर है। प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। क्या कर रहा प्रश्न संख्या 8, करा मछलियों में गिल्स कहाँ अवस्थित होती है। मछलियों में गिल्स कहाँ अवस्थित होती है। उत्तर, गिल्स मछलियों में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का श्वसन अंग है। मछलियों में गिल्स 2 समूह में पाया जाता है। गिल्स के प्रत्येक समूह सर के पार्श्व भाग में आँख के ठीक पीछे स्थित होता है। प्रत्येक समूह में पार्श्व भाग में आँख के ठीक पीछे स्थित होता है। प्रत्येक समूह में कई गिल्स आगे से पीछे की ओर श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक गिल्स एक चाटी थाली में स्थित होता है जिसे कोष्ठक कहते हैं। गिल्स या कोष्ठक एक और आहार नाल की ग्रसनली में खुलती है तथा दूसरी ओर शरीर के बाहर खुलती है।
प्रत्येक गिल्स कोष्ठ में कई पतलिकाएँ होती है, मछली होती है। मछलियाँ गिल से ही जल में घुली ऑक्सीजन को ग्रहण करती है और ऑक्सीजन लेती है। कौन देने योग्यवाद? ध्यान देने योग्यवाद। चलते प्रश्न संख्या कितनी ओर? 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा? मानव शरीर की कौन सी संरचना श्वसन अंगों का निर्माण करती है? मानव शरीर की कौन सी संरचना श्वसन अंग का निर्माण करती है? उत्तर, मानव में नासिका छिद्र, श्वसन यंत्र या लैरिक्स, श्वास नली या ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन अंग का निर्माण करती है। प्रश्न संख्या 10, श्वासोच्छ्वास क्या है? उत्तर हो जाएगा, श्वसन की दोनों अवस्थाएं प्रवास एवं उच्च श्वास को सम्मिलित रूप से श्वासोच्छ्वास कहलाती है। नासिक के द्वार हवा को फेफड़ों तक पहुंचाना है, जहां ऑक्सीजन रक्त कोशिकाओं में चला जाता है तथा रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड बची हवा के साथ बाहर निकल जाती है। इस क्रिया को उच्च श्वासोच्छ्वास या श्वासोच्छ्वास या सांस लेना कहते हैं। चलते हम लोग दीर्घ उत्तरी प्रश्न की ओर। अति लघु उत्तरी कर लिए, लघु उत्तरी कर लिए और चैप्टर 2 श्वसन के दीर्घ उत्तरी प्रश्न कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन कर रहा, अवायवीय एवं वायवीय श्वसन के विभेदों को स्पष्ट करें। उत्तर हो जाएगा, अवायवीय श्वसन के ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जबकि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। दूसरा अंतर, अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कोशिका द्रव में होती है, जबकि वायवीय श्वसन में क्रिया का प्रथम चरण कोशिका द्रव में तथा द्वितीय चरण माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है। तीसरा, अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का, इसको माइक्रोकॉन्ड्रिया लिख लीजिएगा, अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का कोशिकीय ऑक्सीजन होता है, जबकि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन के पश्चात होता है। चौथा पॉइंट, अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन के पश्चात पाइरुवेट, इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जबकि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। पाँचवा पॉइंट, अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होता है, जबकि वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। ये था आपका वायवीय अवायवीय में सारा अंतर। प्रश्न संख्या 2 में 2 क्या करा? प्रश्न संख्या करा, पाइरुवेट के विखंडन के विभिन्न पथों के बारे में लिखें। पाइरुवेट के विखंडन के विभिन्न पथों के बारे में लिखें। इसका उत्तर हो जाएगा, पाइरुवेट के विखंडन के विभिन्न पथ निम्नलिखित हैं। पहला, पाइरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया किण्वन कहलाती है, जो ईस्ट में होता है। दूसरा, ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियां में पाइरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। पाइरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। हमारी पेशी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचय से दर्द होने लगता है। बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने के बाद हमारी मांसपेशियां में इसी कारण क्रैम्प का तकलीफ होने लगता है। इसी कारण किसका तकलीफ होने लगता है? क्रैम्प का तकलीफ होने लगता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट कह रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का पूर्ण
ऑक्सीकरण होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। चूँकि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है अतः इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। ये कौन था? प्रश्न संख्या 2 का पूर्ण रूप से आंसर था इसका। चलते प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3, स्थलीय कीटों में श्वसन अंग की रचना तथा श्वसन विधि का वर्णन करें। स्थलीय कीटों में श्वसन अंग की रचना तथा श्वसन विधि का वर्णन करें। उत्तर, स्थलीय कीटों में श्वसन अंग की रचना इस तरीक़ा से स्थलीय कीट है जिसको टिड्डा कहते हैं हम लोग, इंग्लिश में ग्रासहॉपर कहते हैं। यहाँ श्वसन रंध्र जिसी को हम लोग और इसी को हम लोग कहते हैं ट्रैकिया भरा हुआ है। ट्रैकिया ये क्या है? कीट है। इस तरीक़ा से इसका संरचना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्थलीय कीटों में श्वसन विधि ट्रैकिया द्वारा श्वसन कीट जैसे टिड्डा, श्वसन कीट टिड्डा तथा तिलचट्टा में होता है। ट्रैकिया शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाएं हैं जो एक ओर सीधे ऊतकों के संपर्क में होती है तथा दूसरी ओर शरीर की सतह पर श्वासरंध्र नामक छिद्र के द्वारा खुलती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, कीटों में ट्रैकिया द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से नहीं होता, जबकि इसका कारण यह है कि कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन या उसके जैसे रंजक ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता नहीं पाई जाती है। ये था प्रश्न संख्या 3 का आंसर। चलते हम लोग प्रश्न संख्या 4 की ओर। क्या करा प्रश्न संख्या 4? प्रश्न संख्या 4 का रहा, जब देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 का रहा, मछली श्वसन अंग की रचना तथा श्वसन विधि का वर्णन करें। मछली के श्वसन अंग तथा श्वसन विधि का वर्णन करें। उत्तर, मछली के श्वसन अंग की रचना ये गिल्स पट्टिकाएँ हैं। इस तरीक़ा से बढ़िया से पिक्चर में नहीं दिख रहा है, आप गिल्स को बना लीजिएगा। गिल्स पट्टिकाएँ जल, यहाँ से जल मुँह से लिया, ट्रैकिया द्वारा जल को क्या निकला? बाहर निकाला। मछली के श्वसन अंग की रचना, ये मछली के श्वसन अंग की क्या थी? रचना थी। मछली के श्वसन विधि, प्रत्येक मछली में गिल्स 2 समूह में पाए जाते हैं। गिल्स के प्रत्येक समूह सिर के पार्श्व भाग में आँख के ठीक पीछे स्थित होता है। प्रत्येक समूह में कई गिल्स आगे से पीछे की ओर श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं। हर गिल्स एक गिल लिखा हुआ है, यहाँ पर गिल्स कर लीजिएगा, गिल आधा सा गिल्स एक छात्री थैली के स्थित होती है जिसे गिल कोष्ठ कहते हैं। गिल कोष्ठ एक और आहार नाल की ग्रसनली या फैरिक्स जिसको कहते हैं मछली में, मनुष्य में लैरिक्स होता है, फैरिक्स में खुलता है तथा दूसरी ओर शरीर के बाहर खुलता है। मछली में जल की धारा मुख से आहार नाल के फैरिक्स में लैरिक्स में पहुंचता है। यहाँ जल की धारा में स्थित भोजन को लैरिक्स से ग्रासनली में चल जाता है, परंतु जल गिल्स कोष्ठ में तथा फिर शरीर के बाहर चला जाता है। इस प्रकार गिल्स लगातार जल के संपर्क में रहते हैं, जिससे जल में घुले ऑक्सीजन गिल्स की रक्त वाहिनियों में स्थित रक्त में चल जाता है तथा रक्त का कार्बन डाइऑक्साइड जल में चला आता है। ये था प्रश्न संख्या 4। चलते हम लोग प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 क्या कर रहा है जो देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, कीटों में ऑक्सीजन सीधे ऊतकों को क्यों पहुंचता है? इस विधि में प्रयुक्त रचनाओं का वर्णन कार्य विधि के साथ करें। कीटों में ऑक्सीजन सीधे ऊतकों में क्यों पहुंचता है? इस विधि पर प्रयुक्त रचना का वर्णन कार्य विधि से करें। उत्तर,
कीटों में ट्रैकिया के द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से वही होता है। इसका कारण यह है कि कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन या उसके जैसे कोई रंजक जिसमें ऑक्सीजन का बांधने की क्षमता हो वही पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्रम मनुष्य के श्वसनांगों की रचना का वर्णन करें। उत्तर मानव के श्वसन अंग का कार्य शुद्ध वायु को शरीर के भीतर भोजन तथा अशुद्ध वायु को बाहर निकालना है। इसके प्रमुख भाग हैं। पहला नासा द्वार एवं नासा गुहा। नासा द्वार से वायु शरीर के भीतर प्रवेश करती है। नाक में छोटे छोटे और बारीकी बाल होते हैं जिनके वायु छन जाती है। उसकी धूल उसमें संपर्क कर वहीं रुक जाती है। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत कई कार्य में सहायक करती है। वायु नम हो जाती है। दूसरा ग्रसनली ग्रसनी ग्लॉटिन नामक छिद्र से श्वास नली में खुलता है। जब हम भोजन करते हैं तो ग्लॉटिन त्वचा के एक उपास्थि कपाट एपिग्लॉटिन से ढका रहता है। ये श्वास नली का क्या हो गया? नासिक बेसन कहलाता है। मुख गुहा गला कहलाएगा। ई लैरिक्स कहलाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? ट्रैकिया हो जाएगा। और ये फेफड़ा है, ब्रोंक्स है, ब्रोंक्सिल है, वायुकोष्ठ है, पैराकास प्लूरा है, हृदय का स्थान यहाँ ये फेफड़ा कहलाएगा। और नीचे ये डायफ्राम है। ये चित्र बना लीजिएगा आप मनुष्य के श्वसन अंग। तीसरा है श्वसन नली। उपास्थि में से बनी हुई श्वास नली गर्दन से नीचे आकर श्वास नली बनाती है। यह श्वसन से बनी होती है जो सुनिश्चित करती है कि वायु मार्ग में रुकावट उत्पन्न न हो। अगला चलते हैं चौथा पॉइंट में। चौथा पॉइंट क्या कर रहा? फुसफुस होता है इसमें मनुष्य के श्वसन अंग में। फुसफुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है जो गुब्बारों जैसी रचना में बदल जाता है। इसे कुपिका कहते हैं। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिसमें गैसों का विनिमय हो सकता है। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिनिकाओं का विस्तरण जाल होता है। ये था प्रश्न संख्या 6 का पूर्ण आंसर दीर्घ उत्तरी का। प्रश्न संख्या चलते हैं कितने? 7। 2 प्रश्न और बचे हुए हैं। 9 प्रश्न तक है तो चलते प्रश्न संख्या कितना? 7। मनुष्य में श्वसन क्रिया का वर्णन करें। उत्तर मानव के श्वसन तंत्र का कार्य शुद्ध वायु को शरीर के भीतर भोजन तथा अशुद्ध वायु को बाहर निकालना है। इसके प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। पहला नासा द्वार एवं नासा गुहा। नासा द्वार एवं नासा गुहा। नासा द्वार से वायु शरीर के भीतर प्रवेश करती है। नाक में छोटे छोटे और बारीकी बाल होते हैं जिनसे वायु छन जाती है। उसकी धूल उससे संपर्क का वहीं रुक जाती है। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत इस कार्य में सहायक करती है। वायु नम हो जाती है। ग्रसनली ग्लॉटिन नामक छिद्र से श्वसन में खुलती है। जब हम भोजन करते हैं तो ग्लॉटिक्स त्वचा के एक उपास्थि कपाट एपिग्लॉटिक से ढका रहती है। तीसरा श्वसन नली। उपास्थि से बनी हुई श्वास नली गर्दन से नीचे आकर श्वास नली बनती है। यह बलयों से बनी होती है जो सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग में रुकावट उत्पन्न न हो। चौथा फुसफुस। फुसफुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में
विभाजित हो जाती है, जो गुब्बारे जैसी संरचना में बदल जाता है। इसे कुपिका कहते हैं। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिसमें गैसों का विनिमय हो सकता है। कुपिका की भित्ति में रुधिर वाहिकाएं विस्तृत जाल होता है। अगला जो 5वां पॉइंट है कॉज, इसका क्या है? जब हम श्वास अंदर लेते हैं, हमारी पसलियाँ ऊपर उठती है और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। इससे बच्च गुहा बड़ी हो जाती है और वायु फुसफुस के भीतर चूस ली जाती है। वह विस्तृत कुपिकाओं को ढक लेती है। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कुपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। श्वसन चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होता है तो फुसफुस सदैव वायु का विशेष आयतन रखते हैं जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? श्वसन एवं स्वच्छावास के बीच अंतर है। तो हो जाएगा, लिखिए। उत्तर होगा श्वसन सजीवों के अति अनिवार्य प्रक्रिया है। इसमें ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीजन कोशिकाओं में होता है। श्वसन वैसी क्रिया के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिससे बाहर वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर के कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकाएं ईंधन या ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा एटीपी का उत्पादन किया जाता है तथा इस प्रक्रिया से उत्पन्न CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिकाओं से शरीर के बाहर निकाला जाता है। जबकि स्वच्छावास में श्वसन की दोनों अवस्थाएं प्रश्वसन एवं उच्छ्वास को सम्मिलित रूप से स्वच्छावास कहलाती है। नासिका द्वारा हवा को फेफड़े तक पहुंचाता है, जहां ऑक्सीजन रक्त में चला जाता है तथा रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड बीच हवा के साथ बाहर निकल जाती है। इस क्रिया को स्वच्छावास या सांस लेना कहते हैं। दूसरा कहलाएगा श्वसन दो क्रियाओं अर्थात प्रश्वसन तथा उच्छ्वास के द्वारा पूर्ण होता है, जबकि स्वच्छावास में श्वसन की दो अवस्थाएं प्रश्वसन तथा उच्छ्वास मिलकर स्वच्छावास कहलाती है। ये प्रश्न संख्या कितना था? 8 था। अब चलते प्रश्न संख्या कितने की ओर? 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 क्या कर रहा है जो देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 कर रहा है कोशिकीय श्वसन का वर्णन करें। कोशिकीय श्वसन का वर्णन करें। उत्तर श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है, इसलिए कोशिकीय श्वसन कहते हैं। संपूर्ण कोशिकीय श्वसन की दो अवस्थाएं हैं। पहला अवायवीय श्वसन, दूसरा वायवीय श्वसन में विभाजन किया गया है। पहला अवायवीय श्वसन, यह श्वसन का प्रथम चरण है जिसके अंतर्गत ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस क्रिया द्वारा एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु पाइरूवेट का निर्माण होता है। इस कोशिकाओं द्रव में होता है तथा इसका इस तरीक़ा से स्ट्रक्चर है। इस तरीक़ा से आप स्ट्रक्चर इसका बना लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर। कोशिका श्वसन में ग्लूकोज है, ग्लूकोज कोशिका द्रव में स्थित है। ये टूटेगा पाइरूवेट में एटीपी के ऊर्जा के रूप में। जब पाइरूवेट में टूटेगा तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कहाँ होता है? ईस्ट में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा
और ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइक्रोकॉन्ड्रिया में बनता है। CO2 प्लस H2 प्लस ऊर्जा का उत्पादन होता है। लेकिन यही ऑक्सीजन के अभाव में पेशीय कोशिकाओं में ये होगा लैक्टिक अम्ल बनेगा। यही लैक्टिक अम्ल बनने के कारण मांसपेशियों में क्या होता है, दर्द होता है, और ये जो कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति के कारण होता है। आगे चलते हैं। कह रहा है कोशिकाओं श्वसन का वर्णन इस तरीके से, प्रत्येक चरण विशिष्ट एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है। इस प्रक्रिया में जो ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन होता है, अतः इसमें निहित ऊर्जा पाइरूवेट के बंधनों में ही संचित रह जाती है। पाइरूवेट आगे स्थित निम्नलिखित 3 प्रकार करती है। पहला, पाइरूवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड परिवर्तन हो जाता है। यह क्रिया किण्वन कहलाती है, जो ईस्ट में होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा किण्वन की क्रिया कब होती है, तो किण्वन की क्रिया ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होती है। किण्वन की क्रिया कहाँ होती है, तो किण्वन की क्रिया ईस्ट में होती है। दूसरा, ऑक्सीजन के अभाव में हमारे पेशियों में पाइरूवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। हमारी पेशियाँ कोशिकाओं में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल का संयम से दर्द होता है। संयोग से यानी कि जमाव से, यहाँ पर अम्ल के जमाव से दर्द होने लगता है। बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने के बाद हमारी मांसपेशियाँ में इसी कारण क्रैम्प या तकलीफ होने लगती है। तीसरा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल निर्माण होता है। चूँकि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, अतः इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। तो वायवीय श्वसन क्या है? वायवीय श्वसन प्रथम चरण में बना पाइरूवेट पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए माइक्रोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन होता है। 3 कार्बन वाले पाइरूवेट अणु विखंडित होकर 3 कार्बन डाइऑक्साइड अणु बनाते हैं। इसके साथ साथ जल तथा ऑक्सीजन ऊर्जा की मुक्त होती है, जो ATP अणुओं में संचित हो जाती है। ATP विखंडन से जो ऊर्जा मिलता है उसे कोशिका के अंदर होने वाली विभिन्न जैव क्रियाओं में संचालित होती है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है? क्लियर है। दोस्तों, ये आपका बायोलॉजी क्लास 10th का चैप्टर 2 का परिवहन श्वसन था। उसका अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्ति इस तरीक़ा से काम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पब्लिक टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें।